हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। ओके, क्या पढ़ेंगे? मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, उसमें भी मनुष्य का पाचन तंत्र में पाचन अर्थात क्या? तो हम जो भी खुराक खाते हैं, ठीक है, वो खुराक कैसा होता है? जटिल होता है। ओके, जटिल होता है खुराक। वो जटिल इसलिए होता है कि उस खुराक में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड जैसे बड़े इत्यादि बड़े घटक होते हैं। ठीक है, क्योंकि रोटी जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट वाली होती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समूह तत्व हों। ओके, तो ऐसे तत्वों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। प्रोटीन में आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे घटक पाए जाते हैं, है ना। तो उससे प्रोटीन बनता है। लिपिड वो तेलीय वस्तु से आती है। लिपिड को हम वसा या चर्बी कह सकते हैं, तो वो भी होता है हमारे खाने में थोड़ी मात्रा में। तो ऐसे खुराक, ऐसे घटक हैं जो हमारा शरीर पूर्णतः ना सीधे ही क्या नहीं कर सकता, उसे शोषित नहीं कर सकता। और खुराक तो हम खाते हैं शक्ति के लिए, तो ये ऐसे घटक हैं जिसमें से हम शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते सीधे ही। सबसे पहले इन जटिल खुराक का आपको परिवर्तन कराना पड़ेगा सरल स्वरूप में। ठीक है, सरल स्वरूप में करना पड़ेगा इसका रूपांतरण। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल स्वरूप होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल स्वरूप होता है ग्लूकोज। और प्रोटीन का जो सबसे सरल स्वरूप होता है वो एमिनो एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। ठीक है, एमिनो एसिड होता है। अब नीचे लिख देता हूँ एसिड। एक काम करते हैं, एसिड है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ACI लिख देता हूँ। ठीक है, एसिड। और लिपिड का सबसे सरल स्वरूप होता है वो होता है फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल या तो फिर ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, तो हमारा जो जटिल खुराक है, ठीक है, ये जो जटिल खुराक है जिसमें ये घटक आए होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जैसे, उन्हें उनके सरल स्वरूप में बदलने की क्रिया को, ठीक है, उनके सरल स्वरूप में बदलने की क्रिया को, जैसे कार्बोहाइड्रेट का सरल स्वरूप होता है ग्लूकोज, प्रोटीन का होता है एमिनो एसिड, लिपिड का दो होते हैं, या तो फैटी एसिड या तो ग्लिसरॉल, उसमें बदलना ताकि हमारा शरीर उसे क्या कर दे, शोषित कर सके और उसमें से ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो वह क्रिया जिसमें हम जटिल पदार्थ उसके सरलतम स्वरूप में बदल सके, ठीक है, शरीर में होने वाली वह क्रिया जिसमें हम खुराक में रहे हुए जटिल पदार्थ को हम उसके सरलतम स्वरूप में बदल दे, ताकि हमारा शरीर उसके सरलतम स्वरूप को शोषित कर उसमें से ऊर्जा तथा शरीर के जो भी चोट लगी हो या कोशिकाएं नष्ट हुई हो उसे मरम्मत कर सके, उस स्वरूप में लाने की इस क्रिया को हम पाचन क्रिया कहते हैं। अर्थात पाचन का अर्थ ये होता है कि जटिल खुराक को सरल खुराक में बदलना। सिंपली पाचन का अर्थ होता है जटिल खुराक को सरल स्वरूप में बदलना। ठीक है, चलो यहाँ तो हम बात कर ली कि पाचन क्या है। तो पाचन के लिए हमारे शरीर में, ठीक है, पाचन के लिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र दिया होता है। क्या दिया हुआ है? पाचन तंत्र दिया हुआ है। फिर से रिपीट कर दो, शरीर में क्या है? पाचन तंत्र है।
पाचन के लिए, ठीक है। तो पाचन तंत्र के दो भाग हैं, एक तो है पाचन अंग, ठीक है, और दूसरा है पाचन ग्रंथि। एक क्या है? पाचन अंग, दूसरा है पाचन ग्रंथि, ठीक है। तो उसमें पाचन अंग क्या है ना, पाचन अंग क्या है? तो वह अंग है ना, शरीर में आए वह अंग जिनमें से खुराक पाचन के लिए गुजरता है। ओके, फिर से रिपीट करो। शरीर में आए वह अंग जिनमें से खुराक पाचन की क्रिया के लिए गुजरता है, उन अंगों को क्या कहते हैं? पाचन अंग कहते हैं, ठीक है। उस अंग के बने तंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, उस अंग के बने तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन अंग का फिर से परिभाषा कर देता हूँ। शरीर में आए वह अंग है ना, शरीर में आए वह अंग जिनमें से खुराक पाचन के लिए गुजरता है, पाचन के लिए गुजरता है, उन्हें क्या कहते हैं? पाचन अंग कहते हैं, ठीक है। अब पाचन ग्रंथियाँ, तो ग्रंथियाँ एक विशेष प्रकार के हमारे शरीर का अंग है, जिसमें से खास प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि हमारे ब्रेन में कुछ चल रहा है ना, ब्रेन ने कुछ सोचा कि मुझे हाथ उठाना है, तो ब्रेन में जो चल रहा है वो ब्रेन ऑर्डर देना चाहता है किसको? हाथ को। तो कैसे जाएगा? तो उसके बीच में तंत्रिकाएं रस होते हैं, तंत्रिकाएं रस उत्सेचक होते हैं, जो मैसेज का क्या करते हैं? वहन करते हैं, ठीक है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो वो एक प्रकार की ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, ठीक है। या तो हम ऐसा कहें कि हमारे रुधिर में श्लेष्म होते हैं, या बहुत सी ऐसी क्रियाएं जिसमें कुछ विशेष प्रकार के रस चाहिए, ओके, जिसे हम उत्सेचक कहते हैं, वो चाहिए, जिनके बिना क्रियाएं हो सकती नहीं है, ठीक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया विशिष्ट परिस्थिति में तापमान या तो फिर है ना तापमान, दबाव या उत्सेचक के ऊपर आधार रखती है। तो उत्सेचक की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की अंग होते हैं जिसे ग्रंथि कहते हैं, जो उत्सेचकों का उत्पन्न करती है, ठीक है। उत्सेचक मतलब एक विशेष प्रकार के रस, ठीक है, वो उत्सेचक भी हो सकते हैं और एंजाइम जो हम कहते हैं उत्सेचक हो सकते हैं। तो पाचन ग्रंथि या पाचक ग्रंथि जिसे कहते हैं, पाचन ग्रंथि या पाचक ग्रंथि, तो वह ग्रंथि जो पाचन के लिए, किसके लिए? पाचन के लिए उत्सेचक उत्पन्न करती हो, ठीक है। अब जो पाचन ग्रंथि होती है, वो पाचन ग्रंथि उत्सेचक तो उत्पन्न करती है, पर पाचन ग्रंथि में खुराक नहीं जाता, ठीक है। पाचन ग्रंथियों में से वो रस निकलता है और पाचन अंगों में जाता है, और पाचन अंगों में जाकर वो खुराक का क्या करता है? पाचन करता है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया पाचन अंग और पाचन ग्रंथि क्या है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं पाचन अंग की ओर, ठीक है, हम बढ़ते हैं पाचन अंग की ओर। तो पाचन अंग कौन कौन से? तो अभी हम सिर्फ पाचन अंग की बात करेंगे, और पाचन अंग को हम क्रमशः पढ़ेंगे कि खुराक पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तो इस तरह से पूरे पाचन अंग की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पाचन अंग में सबसे पहला अंग का है, तो हम खुराक को है ना हाथ द्वारा खाते हैं, हाथ से उठा के कहाँ रखते हैं? मुख में। कहाँ रखते हैं? मुख में रखते हैं, ठीक है। मुख में भी कहाँ? मुख के अंदर जो खाली गुफा जैसा भाग है, ठीक है, जिसे खाली गुफा जैसा भाग है ना, जैसे मुख में रख दिया हमने, तो मुख में तो अंदर की तरफ गुफा जैसा भाग है, जैसे बोला जाता है मुख गुहा,
जिसे अंग्रेजी में बोला जाए बक्कल कैविटी, ठीक है। मुख्य गुहा, तो खुराक कहाँ रखा जाता है? मुख्य गुहा में रखा जाता है, ठीक है। मुख्य गुहा में क्या क्या आया होता है? तो मुख्य गुहा में दांत और जीभ आई होती है, ठीक है। उसका क्या कार्य है? जीभ और दांतों का क्या कार्य है वो आपको पता है, पर हम पूर्णतः उसका अध्ययन पाचन क्रिया में पढ़ेंगे। जब हम सिर्फ और सिर्फ पाचन क्रिया के बारे में पढ़ा रहे होंगे तब पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पाचन अंग और पाचन ग्रंथि कौन कौन सी है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब खुराक मुख्य गुहा से कहाँ जाता है? मुख्य गुहा से वो, ठीक है, वो कहाँ जाना चाहिए? पेट मतलब हम सामान्यतः पेट कहते हैं, पर उसे पेट नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जठर। तो खुराक कहाँ जाता है? जठर में। पर जठर में जाने के लिए वो अन्न नली से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? अन्न नली से इंग्लिश में ओशोफेगस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओशोफेगस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अन्न नली, ठीक है। हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अन्न नली, ठीक है। अन्न नली द्वारा खुराक कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? जठर में, जिसे अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? जठर कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर, ठीक है। इसका दूसरा नाम आमाशय भी है। क्या है? आमाशय, ठीक है। अब आमाशय से खुराक कहाँ जाता है? आमाशय से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत। खुराक कहाँ जाता है? छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत से खुराक बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत से खुराक कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है, जिसे इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, पर हिंदी में क्या कहेंगे? बड़ी आंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़ी आंत बोलेंगे, ठीक है। बड़ी आंत को सामान्यतः कोलोन भी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोलोन ही बोला जाएगा। सामान्यतः मतलब कोई कोलोन में अगर प्रॉब्लम होती है तो कोलाइटिस ऐसा कुछ रोग होते हैं, उसे कोलोन नाम से उसका रोग का नाम पड़ता है। फिर बड़ी आंत में, ओके, छोटी आंत तक खुराक का पाचन हो चुका होता है, ठीक है। बड़ी आंत में जो जाता है वो खुराक नहीं होता, वो अपचित भाग होता है खुराक का, जिसे हम मल कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? मल। तो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत में क्या जाता है? मल जाता है। फिर उस मल में से भी हम पानी निकाल देते हैं, जो पानी रहता है उसके अंदर वो निकाल लेते हैं, ताकि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत से खुराक जाता है रेक्टम में, ठीक है। जहाँ लिखा नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ, रेक्टम में जाता है। रेक्टम मतलब मलाशय। क्या? मलाशय में जाता है, जहाँ खुराक का मल का संग्रह होता है। मल का संग्रह होने के कारण उसे क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं। फिर वो भर जाता है। उसके भर जाने के बाद एनस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मल द्वारा क्या हो जाता है? मल शरीर के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये रही हमारी पाचन अंगों की बारे में जानकारी कि पाचन अंग कौन कौन से हैं और खुराक कहाँ से कहाँ जाता है। तो सबसे पहले खुराक मुख के अंदर ही मुख्य गुहा में, मुख्य गुहा से अन्न नली से जठर से छोटी आंत से बड़ी आंत से मलाशय के बाद मल द्वार, ठीक है। इस तरह हमारे जो पाचन अंगों की जो सूची है वो इस प्रकार की है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पाचन ग्रंथि, ठीक है। हम अब किसके बारे में जानेंगे? पाचन ग्रंथि के बारे में। तो हमारे शरीर में मुख्यतः, है ना, हमारे शरीर में नहीं, हमारे पाचन तंत्र में मुख्यतः 3 तरह की ग्रंथियाँ हैं। पहली तो लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि आई कहाँ होती है? तो लार ग्रंथि मुख्य गुहा में आई होती है, ठीक है। मुख्य गुहा में भी कहाँ आई होती है?
जीभ के नीचे के भाग में, ठीक है, जीभ के नीचे के भाग में, ठीक है। तो लार ग्रंथि कहाँ ही होती है? मुखगुहा में। मुखगुहा में भी कहाँ ही होती है? जीभ के नीचे के भाग में, ठीक है। तो लार ग्रंथि में से निकलने वाले उत्सेचक को क्या कहते हैं? लार ग्रंथि से निकलने वाले उत्सेचक को कहते हैं लाल रस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रस कहते हैं। लाल रस में ऐसा भी कौन सा उत्सेचक होता है? तो लाल रस में अधिकतर क्या होता है? पानी होता है, पर उस पानी के अंदर क्या घुला होता है? एमाइलेज। एमाइलेज नाम का एक उत्सेचक होता है हमारे लाल रस में, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो कोई अगर क्वेश्चन कहे कि हमारे शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ हो जाती है, तो शुरुआत हमारी पाचन की क्रिया की शुरुआत हमारी मुखगुहा में ही हो जाती है, क्योंकि मुखगुहा में लाल रस में रहा हुआ एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है। ये हमारी पहली ग्रंथि के बारे में जानना हुआ कि पहली ग्रंथि कौन सी है? लाल ग्रंथि है। कहाँ आई होती है? मुखगुहा में आई होती है। मुखगुहा में भी कहाँ आती है? तो जीभ के नीचे के भाग में आती है। इसमें से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? लाल रस कहते हैं। लाल रस में ऐसा भी क्या होता है? तो लाल रस में अमाइलेज होता है, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो पाचन की शुरुआत कहाँ हो जाती है? तो लाल मुखगुहा में हो जाती है। तो किससे शुरू होती है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन से शुरू होती है। ठीक है। ये तो बात रही हमारी दूसरी पहली ग्रंथि। अब दूसरी ग्रंथि जो है, ठीक है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दूसरी ग्रंथि है वो है यकृत। क्या है? यकृत, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ठीक है। लीवर में मतलब यकृत में पित्त रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है। और ये पित्त रस कहाँ जमा होता है? ये पित्त रस जमा होता है गॉल ब्लैडर, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे पित्ताशय कहते हैं। तो पित्त रस, ठीक है, पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है। अब पित्ताशय में क्या पित्ताशय में जमा होता है, फिर पित्ताशय से खुराक, है ना, पित्ताशय से पित्तरस कहाँ जाता है? पित्ताशय से पित्तरस ये छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है ना, छोटी आंत में जाता है। पर छोटी आंत में कैसे जाएगा? छोटी आंत में जाएगा कैसे? तो छोटी आंत में जाएगा वो बाइल डक्ट द्वारा। अब बाइल डक्ट होता क्या है? तो बाइल डक्ट को बोला जाता है पित्त नली। क्या बोला जाता है? पित्त नली। ठीक है। बाइल डक्ट को क्या बोला जाता है? पित्त नली। ठीक है। किसके द्वारा जाता है? पित्त नली। छोटी आंत में खुराक, छोटी आंत में पित्तरस किसकी मदद से आता है? तो पित्त नली की मदद से जाता है। किसकी मदद से जाता है? पित्त नली की मदद से जाता है। ठीक है। ये तो रही हमारी दूसरी, ठीक है, ये तो रही हमारी दूसरी ग्रंथि। अब पित्तरस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पित्तरस क्षारीय होता है। ठीक है। इसमें कोई उत्सेचक नहीं होता, पर ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। हम आगे पाचन क्रिया में पढ़ेंगे क्यों क्षारीय है और क्या ज़रूरत है इसको पाचन में। ठीक है। इसको हम जब पाचन क्रिया पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ठीक है। पित्तरस क्षारीय होता है। अब ये तो हो रही हमारी दूसरी ग्रंथि। अब जो तीसरी ग्रंथि है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
ठीक है। जो हमारी तीसरी ग्रंथि है उसे बोला जाता है स्वादुपिंड। इसे क्या बोला जाता है? स्वादुपिंड। ओके, जिसे हम वैसे तो अग्नाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। ठीक है, स्वादुपिंड का दूसरा नाम है अग्नाशय। ठीक है, स्वादुपिंड को पैंक्रीस इंग्लिश में बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पैंक्रीस। पर उसका नाम हिंदी में हम क्या बोलते हैं? स्वादुपिंड बोलते हैं। स्वादुपिंड बोलते हैं। स्वादुपिंड में से स्वादुरस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्वादुरस, जिसमें बहुत सारे उत्सेचक होते हैं। जैसे कि समझाने के तौर पे मैं कह सकता हूँ, उसमें होते हैं ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, समझाने के तौर पे ट्रिप्सिनोजन होते भी हैं, तो हम यहाँ कुछ ही की बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। पहला है ट्रिप्सिनोजन, फिर सुक्रेज। ठीक है, इनके क्या कार्य हम पाचन क्रिया में देखेंगे। ट्रिप्सिनोजन, सुक्रेज और प्रोटीएज, फिर लाइट। ओके, एमाइलेज भी होता है इसमें। तो इस इत्यादि घटक होते हैं, इत्यादि उत्सेचक होते हैं जो कहाँ जाते हैं? स्वादुनली द्वारा, है ना। स्वादुनली द्वारा कहाँ जाते हैं? छोटी आंत में जाते हैं। किसकी मदद द्वारा? स्वादुनली द्वारा। स्वादुरस, है ना। स्वादुनली से कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं छोटी आंत में जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारे सारे उत्सेचकों की बात हुई। ठीक है, किसकी बात हुई? उत्सेचकों की बात हुई, मतलब हमारे पाचक ग्रंथियों की बात हुई। तो आज अभी हमने सिर्फ पाचन अंग और पाचन ग्रंथि के बारे में जाना है। नेक्स्ट टाइम हम पाचन की क्रिया क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो।